कि आप लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सप्लिसिटली एज इट इज सॉल्व नहीं करोगे, बस कुछ हिस्सा हम उसका लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे वेव फंक्शन पे, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम डिटरमाइन। The ground state of a quantum mechanical system can be determined without solving Schrodinger wave equation explicitly. The method is the variational method, in which one requires that the energy of the ground state be the lowest of all possible energies of all possible states. तो वो ये कह रहा है कि जो एनर्जी आप लोग कैलकुलेट करोगे, हम वो एज्यूम करेंगे कि वो एनर्जी सबसे लोएस्ट है ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट की एनर्जी से। ओके, लेट E naught be the energy of the ground state of a system described by a Hamiltonian H and having a spectrum of energies En such that H phi n is equal to En phi n, और इसके अंदर आप लोगों के पास n is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on, E naught भी है, E1 भी है, E2 भी है, E3 भी है, up to so on। तो प्रूव हमने ये करना है कि with this condition E naught less than equal to En with this inner product where n is not equal to n is not equal to 0, तो इसका मतलब है n is equal to 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बट ये एनर्जी हमेशा लेस रहेगी उससे। यही हमने प्रूव करना है और बताना है कि ये सही बात है या नहीं है। ओके, लेट्स सी। हम एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट जो हमने पहले वेव फंक्शन लिखा उसका हम देखते हैं कि क्या है। इफ फाई एन बी द कंप्लीट सेट ऑफ आइगन स्टेट ऑफ एच, जितनी भी आइगन स्टेट्स हैं वो इसी के अंदर हैं, then the arbitrary state कोई और एक पार्टिकल है can be expanded as complete orthonormal set if you remember psi is equal to summation n a n phi, with this condition psi and psi inner product is equal to summation n a n mod square is equal to 1। तो ये ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ओके, द मीन और द मीन एनर्जी और द आप लोग कहो इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू can be calculated as of any Hamiltonian psi star h psi dx। अब मैं दो स्टेट देखे यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट में, एक फाई n के साथ, एक फाई m के साथ। psi n is equal to summation n a n phi n and psi m is equal to summation m a m phi m। बाद में मैं इसको n is equal to m कर दूंगा तो वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आ जाएगी। ओके जी, okay, the inner product of these two states psi n with Hamiltonian h psi m can be written as summation m a n star a m phi n h phi m। अब जब h phi m पे अप्लाई होगा तो एनर्जी आएगी E m और साथ में क्रॉनिकल डेल्टा बनेगा N m। तो ये इस इनर प्रोडक्ट का आंसर है सारे का सारा, E m डेल्टा N m। अब मैं कहता हूं मेरा जो डेल्टा है, सॉरी n जो है वो m के बराबर है नेक्स्ट स्टेप के अंदर नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो ये बन जाएगा समेशन n e n a n मॉड स्क्वायर। और इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया, ये वाली एनर्जी ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी की, तब जाके ये इक्वेशन बनी है मेरी। तो ये आएगी ई नॉट समेशन एन ए एन मॉड स्क्वायर प्लस समेशन एन ए एन मॉड स्क्वायर इंटू ई एन माइनस ई नॉट। तो ये एनर्जी ऐड करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर ये आ जाएगी आप लोगों के पास ओरिजिनल। इफ आई इग्नोर दिस टर्म तो डेफिनेटली इज इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, तो वो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ई नॉट समेशन एन ए एन मॉड स्क्वायर। बट वी नो दैट व्हेन m इज इक्वल टू n तो ये 1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आप लोगों के पास समेशन n a n मॉड स्क्वायर अभी हमने ऊपर लिखा भी है, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास इनर प्रोडक्ट, जनरल इनर प्रोडक्ट आएगा साई एच साई या साई एन ग्रेटर देन इक्वल टू ई नॉट। तो इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकली मतलब ये है, दिस मीन्स दैट ई नॉट लेस देन E1 लेस देन E2 अप टू सो ऑन, such that the energy of the ground state of a quantum mechanical system
is equivalent to the finding the minimum of the integral। तो वो कहता है कि दूसरे लफ्जों में ये है, इस जो इनर प्रोडक्ट है इसका इंटीग्रल का मिनिमम कैलकुलेट कर लो तो वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी बनती है। और वो मिनिमम कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी मैथमेटिकल टूल्स के जरिए, वो ये है ई नॉट मिनिमम साई बिलोंग्स टू स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन। तो इसका मिनिमम लेना है आप लोगों ने इस चीज का। The necessary condition for extremum is delta E psi is equal to delta, इसका आप प्रोडक्ट रूल के जरिए डेरिवेटिव ले लो, सॉरी क्वेश्चन रूल के जरिए, तो ये डेरिवेटिव है विच इज इक्वल टू 0। द मिनिमम कंडीशन फॉर एग्जांपल, तो ये एक मिनिमम कंडीशन है कि अगर आप किसी का एक्सट्रीम पॉइंट मिनिमम या मैक्सिमम कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका डेरिवेटिव लो उस पॉइंट पे और वो बेसिकली 0 के बराबर होगा। और अब जब मैं इसकी एप्लीकेशन करूंगा तो आप लोगों को समझ आएगी कि ये कैसे अप्लाई किया है हमने। लेट्स सी, इसके एक एप्लीकेशन में देख रहा हूं कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट करता हूं मैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। लेट्स सी, the Hamiltonian of the harmonic oscillator in one dimension can be written as h is equal to minus h cut square over 2 m d 2 over dx square plus 1 over 2 m omega square x square। This is the v of x if you remember। तो ये पोटेंशियल है आप लोगों के हार्मोनिक ऑसिलेटर का। मैं एक अज्यूम करता हूं कि ये जो वेव फंक्शन है इसको ग्राउंड स्टेट किसी तरह बनाना है मैंने, द हार्मोनिक ऑसिलेटर। Let psi alpha is equal to a e raised power minus alpha x square be a one parameter family of wave function such that, जो कंडीशन है हमारी वो ये है, psi alpha h psi alpha divided by psi alpha is equal to e psi alpha। okay, by putting the value of h की वैल्यू पुट करो और इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखो तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये h की वैल्यू पुट किया है मैंने यहां तक, ये जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, psi star alpha minus infinity to plus infinity psi star alpha minus h cut square over 2m d2 over dx square plus 1 over 2m omega square x square bracket close psi alpha dx divided by again वो इनर प्रोडक्ट को इंटीग्रल में। इस पूरे के पूरे इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करो तो आंसर कुछ इस तरह से आता है, ये वाला e psi alpha is equal to h cut square over 2m alpha plus m omega square 8 alpha। अब आप लोगों ने अल्फा एक ऐसी वैल्यू है, इसका अगर मिनिमम पॉइंट कैलकुलेट कर लो तो आप लोगों को मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी। और वो मिनिमम एनर्जी कैसे होगी जरा देखें, द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट करस्पॉन्ड टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व। ये देखें, ये जो कर्व मैंने बनाई हुई है ऑसिलेशन की, मैं कहता हूं ये मिनिमम पॉइंट है मेरा और इस पे जो एनर्जी होगी वो होगी 1 over 2 h का ओमेगा। ये हमने कैलकुलेट करनी है, बट पहले मुझे अल्फा नॉट की वैल्यू चाहिए और ये अल्फा है एक्स एक्सिस पे। अल्फा नॉट की वैल्यू मिल गई तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ई साई ई नॉट भी मिल जाएगी और साई अल्फा नॉट भी मिल जाएगा। एंड इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, कैलकुलेट करने का तरीका ये है, this alpha naught can be obtained from the minimization of E psi alpha with respect to alpha and this can be mathematically calculated as, ये है वो कंडीशन जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कर्ल ओवर कर्ल अल्फा E psi alpha when alpha is equal to alpha naught is equal to 0, कंडीशन फॉर मिनिमम। तो E psi alpha की वैल्यू है, उसका डेरिवेटिव लो, नीचे मैंने डेरिवेटिव लिया हुआ है, डेरिवेटिव है आप लोगों के पास h cut square over 2m minus 1 over 8 m omega square 1 over alpha square। अब अगर मिनिमम कैलकुलेट करना है एट अल्फा इज इक्वल अल्फा नॉट तो इस पे अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट पुट करो और इसको 0 के बराबर पुट कर दो तो ये आएगी मिनिमम। तो ये मैंने पुट कर दिया, h cut square over 2m minus 1 over 8 m omega square 1 over alpha naught square is equal to 0। तो यहां से अल्फा नॉट की वैल्यू आ गई। ये वो मिनिमम पॉइंट है कर्व के अंदर, ऑसिलेशन के अंदर, जिस पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन मिलेगा। तो लेट्स सी फर्स्ट द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। Hence the wave function of the ground state is psi alpha naught is equal to psi naught is equal to a e raised power, यहाँ पे अल्फा था, अल्फा की वैल्यू पुट कर दिए a e raised power minus m omega x square over 2 h cut square। This is the ground state energy of the system। okay, and the energy of the ground state can be calculated as
ई नॉट मिनिमम साई अल्फा एच साई अल्फा डिवाइडेड बाय साई अल्फा साई अल्फा। तो ई साई अल्फा की वैल्यू ऊपर है, वो ये है ई साई अल्फा, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं दिस वन। इसके अंदर अल्फा की बजाय अल्फा नॉट पुट करो और अल्फा नॉट की वैल्यू पुट कर दो, तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। ई नॉट इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर 2m अल्फा नॉट, जहां जहां पे अल्फा था वहां पे मैंने अल्फा नॉट पुट कर दिया। इन नेक्स्ट स्टेप आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट, और अल्फा नॉट की वैल्यू ये है m ओमेगा ओवर 2 एच कट। तो ये पुट करो तो आप लोगों के पास आंसर रहेगा ई नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एच कट ओमेगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये वो जो पिक्चर बता रही है, इस पिक्चर के अंदर देखें, अल्फा नॉट एक मिनिमम पॉइंट है उस ऑसिलेशन का, और उस पे जो एनर्जी मिल रही है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। और हम जानते हैं जो हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी का फार्मूला n+1/2 इंटू एच कट ओमेगा है, और यही आप लोगों के पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है when n is equal to 0. So this is the variational method how to calculate the ground state energy of the, वो कुछ इस तरह से है। वेंजेल, क्रैमर, ब्रिलियन, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये अप्रॉक्सीमेशन बनाई। और ये अप्रॉक्सीमेशन है क्या? द WKB अप्रॉक्सीमेशन इज अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स इन विच पोटेंशियल चेंजेस स्लोली विद द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेरी स्मॉल अमाउंट में चेंज होता है। दूसरे लफ्जों में वो कह रहा है, इट मींस दैट पोटेंशियल रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवर अ रीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p। अब इसको अंडरस्टैंड करें कि अगर आपका पार्टिकल का डिस्टेंस एक वेवलेंथ के बराबर है डी ब्रॉगली, तो उसका पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा, उसके बाद उसका पोटेंशियल थोड़ा सा वेरी करेगा, मामूली सा, ओके। और लैम्डा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। दिस अप्रॉक्सीमेशन इंट्रोड्यूस एन एक्सपेंशन इन पावर ऑफ h कट एंड टर्म्स ऑफ ऑर्डर h कट स्क्वायर एंड हायर आर निग्लेक्टेड। तो h कट स्क्वायर और उसकी टर्म ऊपर वाली को निग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ h कट वाली, इसलिए इसका एक और नाम भी दिया गया है, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ सेमी क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन। तो इसमें क्लासिकल का भी थोड़ा सा कांसेप्ट आएगा, जरा देखें कैसे वो। If the potential changes slowly with the distance, then the change in the d Broglie wavelength is delta lambda is equal to d lambda over dx into delta x। अब ये जो delta x है, बेसिकली आपने इसको lambda के बराबर पुट करना है, जो फार्मूला है। In one wavelength, we change delta lambda change in wavelength is equal to d lambda over dx into lambda. Okay. In classical region, delta lambda should be very very small to lambda. We get a condition delta lambda over lambda is almost equal to d lambda over dx, lambda less than 1. This is the validity of the WKB approximation। मतलब change in wavelength with respect to x should be less than 1 होनी चाहिए। This called the condition for the validity of the WKB method। और ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। इसका कुछ फिजिकल मीनिंग भी है। दिस मीन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज स्मॉल, द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल मस्ट वेरी ओनली स्लाइटली ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ इट्स साइज। दिस इज अ वैलिड फॉर क्लासिकल सिस्टम। इसको एक दूसरे तरीके से भी बुक में, अगर आप बुक में ये टॉपिक देखो तो बताया गया है, और वो कैसे, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की सूरत में। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लें, p इज इक्वल टू 2m into e minus v of x अंडर रूट, और यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p of x, और h ओवर p 2m into e minus v of x। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा इक्वेशन स्टार, ओके। सो द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द WKB मेथड इज d lambda over dx is equal to d over dx h over p, ये लैम्डा की वैल्यू है, लेस देन 1। तो दिस इज द इक्वेशन स्टार। अब इसको अंडरस्टैंड करें, अगर देखें ये एनर्जी v ऑफ x के बराबर हो जाती है, उस पोटेंशियल बैरियर के बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब है ये जीरो हो जाएगी टर्म, ये जीरो होगी, स्मॉल होगी, तो आपके पास ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका कंट्रडिक्शन आएगा या आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ओके। दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड फॉर क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स। क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स का मतलब ये है, जो v ऑफ x है वो एनर्जी के बराबर हो जाए तो p ऑफ x है जीरो हो जाएगा। क्लासिकली द पार्टिकल स्टॉप्स एट x इज इक्वल टू xi, क्योंकि एनर्जी, और आपने पढ़ा है, पार्टिकल तब पेनिट्रेट करेगा जब E ग्रेटर देन V होगी। जब E इज इक्वल टू V होगी तो पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा एंड देन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। As p of x becomes small, the wavelength in equation star becomes large, hence the violates of the requirement that it remains small। और दूसरी और भी है, and varies only slightly। तो हमने तो ये कहा हुआ है कि वेवलेंथ को छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर E इज इक्वल टू V हो जाए तो आपका मोमेंटम जीरो हो जाएगा और आपका डेल्टा लैम्डा जो है वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा।
If lambda is infinity, p is equal to 0, there is a no particle exists quantum mechanically. When p of x is too small, the condition in equation double star breaks down. So the WKB approximation is valid in both the allowed and forbidden regions, but not at the classical turning point. ये इस पिक्चर के अंदर मैंने क्लासिकल टर्निंग पॉइंट दो लिखे हुए हैं. इन पॉइंट्स पे ये WKB वैलिड नहीं होगी, बाकी सब रीजन के अंदर ये वैलिड होगी. यहाँ पे एनर्जी V ऑफ x के बराबर हो जाए तो वहां पे आपका पार्टिकल. जी हेलो, अभी ठीक आ रही है सर. ओके. At the classical turning points in fig, the point x1 and x2 are the classical turning points. इन पॉइंट्स पे जिनको मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ये क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स हैं और इन पे W के भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, बाकी सारे रीजन्स के अंदर होगी. बिकॉज एट दिस पॉइंट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम. अगर पोटेंशियल और एनर्जी बराबर हो जाए, इस इक्वेशन में देखें तो बेसिकली यहाँ पे ये बराबर हो गए तो ये जीरो हो जाएगा. इसका मतलब मोमेंटम जीरो. अगर मोमेंटम जीरो है तो ये आपको इन्फिनिटी चला जाएगा वेवलेंथ, जो कि क्वांटम मैकेनिकली इज नॉट वैलिड अप्रॉक्सीमेशन. तो डब्ल्यू के भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगी, जो कि हमने रखना था चेंज इन वेवलेंथ लेस देन 1, जो कि नहीं होगा. तो इसलिए इन क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स पे ये नहीं होगा, बाकी सब पे होगा. ओके, कल हम इसकी एक्सपेंशन को देखेंगे. देन ठीक है ना. तो वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे रैपिडली. लेकिन अगर एक ही तरह के एटम है